ठीक है बेटा, आज जो हम लेसन कर रहे हैं हेरिडिटी। पहले ये लेसन था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मींस विकास, कि किस तरह किस स्टेज में जाके आपका कितना विकास हो, वो काटा हुआ है। तो अब रहेगा क्या हेरिडिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी टर्म पढ़ने से पहले ये पेरेंट्स है P1 मेल फीमेल, इस तरह P2। ठीक है, ये दो पेरेंट है P1 और P2, मेल और फीमेल। जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो आगे चाहे डॉटर हो चाहे सन हो, उसको हम ऑफस्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ऑफस्प्रिंग मींस बच्चा, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, लड़का लड़की। ठीक है, जहां इसका सेकंड नाम होता है प्रोजेनी। प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग की बजाय हम प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या होती है? प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर। ठीक है, प्रोसेस वो विधि, वो प्रक्रिया जिसके अंदर ट्रेट्स, सिम्टम, लक्षण या कैरेक्टर आगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, आगे नेक्स्ट जनरेशन में जब ये जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी का दूसरा नाम इनहेरिटेंस भी होता है। इनहेरिटेंस भी हेरिडिटी का दूसरा नाम है, इनहेरिटेंस। उसके बाद होते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड मींस जो आपको पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, जो जीन्स के द्वारा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स जो क्या होते हैं? जेनेटिक वेरिएशन होती है, मींस रिप्रोडक्टिव टिश्यू काउंट होता है इसके अंदर, जेनेटिक होते हैं ये। और प्रेजेंट जीन्स, ये जीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो हाइट है, किसी पेरेंट की हाइट लंबी है तो आगे जो बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, उसकी हाइट भी लंबी रहेगी। जब स्किन है, किसी का कलर फेयर है, स्किन कलर फेयर है, साफ है, तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन चलेगी उसका भी कलर क्या होगा? फेयर होगा। जहां हेयर है, अगर किसी के पेरेंट के कर्ली हेयर है तो पूरे चांसेस हैं कि आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके भी हेयर है वो कर्ली होगी। इसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो हमें हेरिडिटरी मिलती है अपने माँ बाप से जो मिलती है। फिर आते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स जो आप हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से जो गेन करते हो, जो पूरी लाइफ आप गेन करते रहते हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट्स, जो आपके हार्ड वर्क से, आपके हार्ड वर्क से आप गेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई डांसिंग में अच्छा है, जरूरी नहीं कि जिसके माँ बाप डांस करते हैं तो वही बच्चा आगे डांसिंग में अच्छा होगा। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई वेट लिफ्टिंग में, कोई एथलीट है, कोई क्रिकेटर है, कोई प्लेयर बन गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो आप पूरी जिंदगी खुद अपने हार्ड वर्क से गेन करते हैं। जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं इनहेरिटेड से डिफर है। इनहेरिटेड में ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का मान लो फादर है या मदर है, किसी के वो साइंटिस्ट है तो आगे बच्चा साइंटिस्ट नहीं होता। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट्स में आ जाता है, वो खुद लाइफ टाइम अचीव करने पड़ते हैं। जिस तरह इनको जेनेटिक वेरिएशन बोला जाता था, उस तरह इसको सोमैटिक, जेनेटिक मींस जो जीन्स के थ्रू आप अपने माँ बाप से गेन कर रहे हो, और सोमैटिक मींस जो आप अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से गेन कर रहे हो, उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक इस पे एक रिसर्च चली, एक रैट लिया, एक मेल रैट और एक फीमेल रैट। ठीक है, जो ये होता है ना जेनेटिक, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू।
तो एक रिसर्च चली, उसमें एक चूहा मेल दिया, एक फीमेल चूहा दिया। उन दोनों की जो टेल की पूंछ थी वो कट कर दी। दोनों की टेल कट करने के बाद उसका रिप्रोडक्शन करवाया गया। जो आगे नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई तो वो टेल के साथ पैदा हुई। उन दोनों की टेल कट कर दी गई थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, पेरेंट थे। फिर उसके बाद उसका जब क्रॉस करवाया गया, रिप्रोडक्शन करवाया गया, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई उसमें वो टेल थी। इसी तरह उन्होंने 2 से 4 बार जब दोबारा रिसर्च किया, जो जनरेशन पैदा हुई उसको दोबारा उनकी टेल से कट करने के बाद दोबारा उसके ऊपर रिसर्च किया। जब दोबारा उनका क्रॉस करवाया गया, रिप्रोडक्शन करवाया गया, नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई तो वो भी टेल के साथ हुई। क्योंकि क्या था, जो उनकी टेल कट कर रहे थे वो इंटरनली नहीं थी, वो एक्सटर्नली थी। जब ये रैट 1 था, रैट 2 था, जो इनकी टेल कट हो रही थी वो बाहरी हो रही थी, एक्सटर्नली हो रही थी, लेकिन जो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यू था वो चेंज नहीं हो रहा था। जब इसका स्पर्म और इसका ओवम जब मिल रहा था तो जो रैट बन रहा था वो विद टेल बन रहा था। तो इससे पता चलता है कि जो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं ये क्या जेनेटिक होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, ऑन व्हाट लॉजिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड। किस लॉजिक के द्वारा जो कैरेक्टर्स हैं जो आगे ट्रांसफर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई मेल है, ठीक है, P1, ठीक है, कोई मेल है और P2 फीमेल है, ये पेरेंट है। जो ये पेरेंट है, अब मान लो दोनों की आई बाल, फादर की भी और मदर की भी जो आई बाल है वो ब्लैक कलर की है। दोनों की जो आई बाल है ब्लैक कलर की है, लेकिन जो आगे उनका ऑफस्प्रिंग हुआ, आई बाल ब्लैक कलर की है, जो आई बाल है ब्लैक कलर की है। लेकिन क्या देखते हैं, जो इनकी आगे ऑफस्प्रिंग आगे बच्चा पैदा हुआ, जो उसकी आई बाल थी वो ब्राउनिश कलर की है, वो ब्राउनिश कलर की है। अदरवाइज हम पढ़ रहे हैं कि जो पेरेंट के ट्रेट हैं, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, सॉरी इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, वही बच्चों में जाते हैं। लेकिन आई बाल इसकी ब्लैक थी, मदर की ब्लैक थी, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ उसकी ब्राउनिश आई। तो अब इसमें रिसर्च चला तो उन्होंने देखा इनका फैमिली ट्री क्या था। जो इनका फैमिली ट्री था, मीन फैमिली ट्री में मान लो इसकी मासी, इसकी बुआ, चाचा, ताया, अंकल, आंट, ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उनमें से कोई दादा दादी, नाना नानी, उनमें से किसी सिंगल की जो आई बाल थी वो ब्राउनिश थी। मीन से जरूरी नहीं है कि जो आपको इनहेरिटेड ट्रेट्स आ रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। कई बार पिछली दो वो उसके अंदर जो हिडन क्वालिटी है, जो हिडन थी वो क्वालिटी ब्राउनिश वाली, वो जो पीछे रह गई थी वो किसी न किसी जनरेशन में जाके आगे आ गई, तो वो इसीलिए वो ब्राउनिश हो गई। मदर फादर दोनों के कलर क्या है, आई बाल का ब्लैक है, लेकिन हो सकता है उसकी बुआ का या मासी का या दादा का, दादी का, किसी का कलर आई बाल का कलर ब्राउनिश था, तो वो ट्रेड आगे 2-4 पीढ़ी के बाद आगे आ गया। जो हिडन ट्रेड था वो भी शो हो जाता है। फिर उसके बाद आता है बेटा, इसी को क्लियर करने के लिए जो इसके पितामह बोले जाते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोले जाते हैं, वो होते हैं ग्रेगर मेंडल, जो मेंडल के नाम से मशहूर थे, ग्रेगर मेंडल। इनको जेनेटिक का या इनहेरिटेंस का पितामह बोले जाते हैं, पिता ही बोले जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले आके ये चीज हमें थोड़ी बहुत क्लियरफाई की। तो उन्होंने एक जो अपना जो ये फिजिस्ट थे, जो इन्होंने अपना एक बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो अपनी डिस्कवरी करनी थी या रिसर्च करनी थी, तो इन्होंने क्या किया, पी प्लांट को लिया, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने अपनी वो एक रिसर्च स्टार्ट की। करने को तो ये मान लो ह्यूमन के ऊपर भी कर सकते थे। जब ह्यूमन की बात चलती है, देखा है कईयों के मान लो ईयर लॉ भी लगा, ये पेपर देती है ईयर लॉ, ये किसी के क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, साथ चिपके हुए होते हैं, किसी के ये सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, मोस्टली ये सेपरेट होते हैं। अदरवाइज किसी का सिंगल का होता है कि वो कनेक्टेड होता है, साथ चिपका हुआ होता है।
ठीक है, तो उसके अंदर उसके माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी, किसी के लिए ईयर लोब होता है। तो वो सारी चीजें क्या बेटा, वो अक्वायर्ड नहीं है, वो इनहेरिटेड है, जो आपके माँ बाप से आपको मिलनी है। तो अब ग्रेगर मेंडल आया, तो उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने रिसर्च में क्या किया, उन्होंने पी प्लांट, मटर के दाने, मटर के पौधे के ऊपर ये रिसर्च किया। अब उसने इंसानों पे क्यों नहीं किया, क्योंकि जो रिसर्च थी वो ये तो नहीं था कि एक जनरेशन पे कर दी रिसर्च है तो वो क्लियर होगी, तो उसके लिए कई जनरेशन के ऊपर वही सेम रिसर्च करनी पड़ती थी। अब मान लो वो इंसान के ऊपर रिसर्च करता, तो उसके लिए तो उसको मान लो हजारों साल जीना पड़ता कि एक के ऊपर उसने रिसर्च की एक पीढ़ी के ऊपर, तो 70-80 साल की एक पीढ़ी लगा लो, उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी चलती है तो 70-80 साल की बोल लगा लो। इस तरह उसने मान लो 10 टाइम में रिसर्च अपनी पूरी कर ली, तो उसके लिए उसको तो हजारों साल जीवित रहना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था। फिर इसीलिए उसने प्लांट्स के ऊपर ये रिसर्च की। अब प्लांट्स में उसने पी प्लांट क्यों चूज किया, उसके कुछ फैक्टर थे। पहला था इजी टू ग्रो, तो जो ये पी प्लांट है ये इजीली ग्रो हो जाता है, पहला फायदा इसका ये था। दूसरा था ये इसका क्या है, इजीली ग्रो हो जाता था, फर्स्ट इसका ये फैक्टर था, इसीलिए पी प्लांट उन्होंने चूज किया। सेकंड फैक्टर था शॉर्ट लाइफ साइकिल, बहुत छोटा लाइफ साइकिल इसका। तो अब मान लो उसने इसकी 10 जनरेशन पे इसका रिसर्च करना था, तो वो इजीली हो जाता, कम समय में रहता। तीसरा जो मेन फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर है, इसके अंदर 7 कंट्रास्टिंग फैक्टर आते हैं। अलग कैरेक्टर मींस ट्रेड्स, इसके साथ अलग अलग लक्षण है, अलग अलग ट्रेड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब उससे पहले ये बात चली थी कि कौन है कि किस पे जाता है। मान लो एक मदर है, मदर की जो आई बाल है वो सपोज कर लो ब्राउनिश कलर की है, और जो फादर है, फादर की जो आई बाल है वो ब्लैकिश है। तो क्वेश्चन ये था कि अब दोनों में से जो आगे ऑफस्प्रिंग बच्चा होएगा उसकी जो आई बाल रहेगी वो ब्राउनिश रहेगी या ब्लैकिश रहेगी। तो उसके लिए ग्रेगर ने हमें 2 ट्रेड्स बताए, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसको ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट ट्रेड्स, डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इटसेल्फ ऑन द प्रेजेंस और absence of recessive traits। डोमिनेंट ट्रेड्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिखाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि प्रेजेंस है रिसेसिव ट्रेट की या उसकी एब्सेंस है। इसको एग्जांपल के द्वारा करते हैं। अब मान लो आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मस्त मोले हैं, शरारती हैं। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर क्लास में है कि नहीं है, उन्होंने अपनी शरारत करनी है, चाहे टीचर क्लास में है चाहे टीचर क्लास में नहीं है। मतलब वो अपने आप को दिखा देते हैं। जो शरारती बच्चा है, कोई मस्त मौला बच्चा है, वो शरारत करता है तो उसको कोई मतलब नहीं। मान लो 2 तरह के बच्चे हैं शरारती आपकी क्लास में। एक तो ऐसा शरारती बच्चा है कि टीचर प्रेजेंट है नहीं है, उसने अपना बोर्ड ही देना है, उसने शरारत कर ही नहीं। जो अपने आप को दिखा देता है, उसको कोई मतलब नहीं कि टीचर क्लास में है या नहीं है, उसको कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, कि उसने अपने आप को शो कर दिया, उसने शरारत अपनी कर दी। एक दूसरी प्रकार के बच्चे होते हैं जिन्होंने शरारत करनी है, लेकिन जैसे ही टीचर जाता है, टीचर की ऑब्सेस में वो अपनी शरारत करते हैं, फिर अपने आप को शो ऑफ करते हैं। अब क्या जो रिसेसिव ट्रेट है वो एक तरह के टीचर है। ये रिसेसिव ट्रेट क्या वो निकलेंगे, एक्सप्रेस इटसेल्फ in the only, express itself only in the absence of dominant trait। जब डोमिनेंट नहीं है तब ये अपने आप को शो। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कोई मूवी आ रही है, मूवी आ रही है सलमान खान, और सलमान खान के साथ मान लो आप में से किसी को को एक्टर का मौका मिलता है। सपोज कर लो कोई राहुल बच्चा है, वो जहाँ जंग है, राहुल जंग है कोई, वो को एक्टर के रूप में सलमान खान के साथ
मूवी कर रहे हैं। तो ये क्या सलमान खान डोमिनेंट है। अब मान लो बात चलेगी किसकी मूवी आ रही है, तो बात चलेगी कि सलमान खान की मूवी आ रही है, तो ये रिसेसिव है, ये बलवान है, डोमिनेंट है, वो ताकतवर है, तो डोमिनेंट ही अपना शो ऑफ करेगा। तो मूवी का नाम चलेगा क्या कि वो सलमान खान की मूवी, तो वो डोमिनेंट आ गया, इसको कोई नहीं पूछ रहा राहुल नाम। ठीक है, डोमिनेंट क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल है नहीं है, तो ये अपने आप को शो करेगा, ये ताकतवर है, इसी का नाम होगा, तो डोमिनेंट ट्रेट इसको कहते हैं। अब उसको उस मूवी में से इसको काट दिया, मूवी में से सलमान खान को काट दिया, अकेला राहुल रह गया है। तब कोई पूछेगा किसकी मूवी आ रही है, तब हम कहेंगे राहुल की मूवी आ रही है, तो राहुल क्या है, डोमिनेंट हो जाएगा। ये डोमिनेंट कब होएगा, जब ये डोमिनेंट रेट नहीं है, तब रिसेसिव अपने आप को शो ऑफ कर सकता है, तब रिसेसिव दिखा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर लगातार 2 साल बीच में से क्वेश्चन आ रहा है। डोमिनेंट क्या है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंस हो रिसेसिव की चाहे एब्सेंस हो, इसको कोई मतलब नहीं है। ये बलवान है, ये ताकतवर है, ये अपने आप को शो कर रहा है। लेकिन जो रिसेसिव है वो कमजोर है, वो सिर्फ कब अपने आप को शो ऑफ करेगा, कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कब दिखाएगा अपने आप को, जब डोमिनेंट नहीं है। अब बात आ रही है दोबारा वही कि जो उन्होंने प्लांट पी प्लांट चूज किया, उसके जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो क्या थे। ठीक है, अब जो पीछे अपने ये स्लाइड में पढ़ा है डोमिनेंट और रिसेसिव, इससे वो क्लियर हो गया कि मान लो मदर की जो आई है वो क्या आई बाल क्या है, वो ब्राउनिश है, और फादर की ब्लैकिश है, तो जो बच्चा आगे होएगा वो अपना देखिए डोमिनेंट क्या है। जो चीज डोमिनेंट है, अगर ब्लैक कलर डोमिनेंट है तो वो ब्लैक कलर की आई बाल होगी, अगर रिसेसिव ब्राउन है और डोमिनेंट नहीं शो हो रहा तो वो ब्राउन शो करेगा। अब बात आती है अभी कौन कौन से वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है सीड का कलर। अब जो पी प्लांट है उसका कलर क्या होता है, येलो भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है। अब जो येलो है, येलो क्या डोमिनेंट है, व्हाइट है, व्हाइट रिसेसिव है। अब सेकंड आता है उसकी सीड की शेप, राउंड भी होते हैं, मटर के दाने आपने देखे होंगे राउंड होते हैं और रिंकल्ड होते हैं, इस तरह राउंड होते हैं और इस तरह रिंकल्ड से होते हैं। ठीक है, तो ये डोमिनेंट है, राउंड, ये रिसेसिव। फिर आता है पॉड कलर, जो उसका छिलका होता है बार बार, उसका कलर क्या है, उसका कलर येलो भी होता है। ठीक है, जहाँ येलो लगा लो और व्हाइट भी लगा लो, उसका कलर सेम डोमिनेंट है, रिसेसिव है। फिर आता है पॉड की शेप। आपने देखा होगा मटर का जो छिलका होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है इन्फ्लेटेड होता है, इन्फ्लेटेड मीन्स प्लेन सा इस तरह, और एक होता है इमली की तरह। ठीक है, इस तरह की इनकी शेप होती है। फिर होता है फ्लावर कलर। फ्लावर के एक तो फ्लावर का कलर होता है पर्पल या वायलेट भी बोल देते हैं, एक होता है व्हाइट कलर, पर्पल और व्हाइट। फिर होता है पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या होती है, एक तो होती है एक्सेल पे, मान लो ये है जहां फ्लावर है, जहां फ्लावर है, जहां फ्लावर है, जहां फ्लावर है, ये तो हो गया एक्सेल। और एक होता है टर्मिनल, फ्लावर क्या है यही है, जो होता है टर्मिनल। और लास्ट होता है प्लांट की हाइट। जो ये पी प्लांट होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है टॉल और एक होता है डवार्फ, बोना। ये टॉल है, ये बोना है। तो ये 7 इसके रीजन है जिसके लिए पी प्लांट लिया था। पहला सीड कलर कि उसका कलर कैसे, दूसरा सीड शेप, जो सीड है उसका बीज है उसकी शेप क्या है, राउंड है कि रिंकल्ड है। तीसरा होता है पॉड कलर, जो उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है। चौथा होता है पॉड की शेप क्या है,
कि वो क्या है, इन्फ्लेटेड है या सिकड़ी हुई है। फिर आता है पांचवा फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर क्या है, पर्पल, जिसको वायलेट भी बोल सकते हैं, और वाइट। फिर फ्लावर की पोजीशन क्या है, वो एक्सिनल है कि टर्मिनल है, टॉप पे है या अलग अलग जगह पे है। फिर उसकी होती है आगे हाइट, कि वो टॉल है या डवार्फ है। ये पेरेंट पहली जनरेशन है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है टॉर्टल, और ये स्मॉल टीटी डवार्फ भी। अब ये दो दो क्यों लिए हैं, कैपिटल टी दो लिए हैं, स्मॉल टी दो लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि एक पेरेंट और P1 का, ये P2 का, तो अब ये जाते हैं 2-1 पे। ठीक है, मदर फादर, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों का देखते हैं। अब इनका मान लो क्रॉस करवाते हैं फर्स्ट जनरेशन, जहां से टी आ गया, जहां से टी आ गया, जहां से टी आ गया, जहां से टी आ गया। ठीक है, फिर जहां से टी आ गया, जे वाला टी आ गया, जे वाला टी आ गया, तो जे वाला टी आ गया। तो इसमें 4 कैरेक्टर्स बन गए, फर्स्ट जनरेशन में 4 कैरेक्टर्स बन गए, और ये चारों क्या है, टॉल है। अब बात होती है टॉल कैसे है। टॉल का था ये साइन था टॉल का, और ये था स्मॉल डवार्फ। अब क्या है, वही चीज आती है डोमिनेंट और रिसेसिव। आप सब में देखो जो कैपिटल टी है ये क्या डोमिनेंट है, तो इसमें कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल कैपिटल। तो जब डोमिनेंट ट्रेड होता है जो रिसेसिव ट्रेड साइलेंट ट्रेड, तो मींस ये चारों क्या है, टॉल प्लांट है। देखो होता है, अब मदर की हाइट छोटी है, फादर की कैपिटल है, उनके आगे 4 बच्चे हैं, चारों की हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या टॉल है, तो वो टॉल हो सकता है फर्स्ट जनरेशन में। अब सेकंड जनरेशन में फिर 2 ले ली अपने इनमें से। अब इनका क्रॉस करवाया, तो जहां से टी आया, 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 और ये टी आया। अब देखो ये क्या है, तीनों टॉल है, और ये एक डवार्फ प्लांट बनता है। वही जो सेम चीज पहले की थी कि कई बार पिछली जनरेशन पे, अब देखो इसमें क्या था, अब ये चारों क्या थे, टॉल तो हो गए थे चारों, लेकिन इनमें एक हिडन ट्रेड रह गया था जो स्टार्टिंग में था डवार्फ वाला, वो हिडन था। फर्स्ट जनरेशन में वो हिडन रह गया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो शो हो गया। तो 3 यहाँ पे क्या आए, 3 टॉल प्लांट आए और एक सिंगल डवार्फ प्लांट आए। इसके लिए कुछ टर्म बताता हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है। अलील, पहली टर्म है इंपॉर्टेंट है, अलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। ये एक डिफरेंट फॉर्म है, सिर्फ स्पेशलाइज्ड जीन। जैसे टी कैपिटल है, अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, और जो स्मॉल टी है ये अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टनेस या डवार्फनेस। अब हम पौधे को देख के हम बता देते हैं कि ये टॉल है या डवार्फ है। अब वो होता है, उसको कहते हैं हम फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप मींस फिजिकली, जो फिजिकली हमें दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, हम फिनोटाइप बोलते हैं। अब मान लो 4 पौधे मेरे पास, ये देखो इसमें ये 4 पौधे थे, ये 4 पौधे हैं। अब चारों ये क्या है, चारों टॉल है, ये फिजिकली हो, मैंने फिजिकली हमने देख लिया, फिजिकली देखने से वो टॉल लगे, इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन इनके अंदर जीन, अब देखो एक तो ये टॉल हो गए, एक ये टॉल है, तो ये क्या है, ये चारों भी टॉल है, ये 5वां जी भी टॉल है। फिजिकली देखने में 5 टॉल है, तो इसको कहते हैं फिनोटाइप। अब इसका जीनोटाइप है, लेकिन इनमें डिफर देखो, दोनों टी कैपिटल है, ये टी स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो इसको क्या कहते हैं, अपन फिनोटाइप कहते हैं। जो फिजिकली हमें दिखाई देती है फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको फिनोटाइप कहते हैं। और जो जीनोटाइप होता है, इसको जो जीन्स दिखाई देते हैं, जीन्स, जीन्स मीन जैसे टी है, जे टी है,
ठीक है, जहाँ कोई राउंड है, जहाँ कोई रिंकल्ड है, इस तरह के जीन्स के बारे में हमें पता चलता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अब इसमें लगा लो, इसकी हमने रेशियो निकालनी है F2 की। एक तो इसकी रेशियो निकालूंगा फिनोटाइप, एक निकालूंगा जीनोटाइप। इसकी अगर रेशियो निकालनी है फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो इसकी रेशियो क्या निकलेगी? फिनोटाइप फिजिकली देखने में वो क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्या है, हमें इनमें चार में तीन हमें क्या है टॉल दिखाई दे रही है और एक हमें डिवार्फ दिखाई दे रहा है। तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1। जो फिनोटाइप रेशियो है वो 3:1 होगी, क्योंकि हमें फिजिकली फिनोटाइप मींस होता है फिजिकली जो चीज दिखाई देती है। जी कुछ टर्म्स है बेटा, फिनोटाइप, जीनोटाइप, अलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाता है, कुछ पूछा जाता है। अब क्या है, जो इसकी फिनोटाइप स्ट्रक्चर है उसमें क्या है 3 टॉल और सिंगल डिवार्फ, 3:1 आ गया। अब जो जीनोटाइप है इसके अंदर जीन्स कैसे है? अब जीन्स देखो इसके अंदर, ये बिल्कुल डिफर है, दोनों कैपिटल टी है तो 1:। फिर ये दोनों एक से हैं, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो ये दोनों एक से हैं। अब ये दोनों क्या, दोनों स्मॉल है, तो इस तरह की रेशियो निकलती है। जो फिनोटाइप निकली थी वो 3:1, जो जीनोटाइप निकली थी वो 1:2:1। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फिर फिनोटाइप क्या बोलते हैं बेटा? जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, जो चीज हमें फिजिकली दिखाई दे उसको फिनोटाइप, और जो जीन्स जिसके पता चले कि इसके अंदर स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, उसको क्या कहते हैं हम? जीनोटाइप। इसी तरह की एक टर्म आ जाती है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होता है कि इसके अंदर जो दोनों टी हैं इसके अंदर प्योर टालनेस है, जो बिल्कुल प्योर टालनेस है, उसको क्या कहते हैं हम? होमोजाइगस। जिसमें होमोजाइगस का मेन सेम काइंड ऑफ अलील, जिसके अंदर सेम ही अलील हो, दोनों कैपिटल है। जहां मान लो डिवार्फ का लगाए, प्योर डिवार्फ, तो ये सेम काइंड ऑफ अलील है, दोनों कैपिटल टी है, जहां दोनों स्मॉल टी है, उसको कहते हैं होमोजाइगस। जिसके अंदर हेटेरोजाइगस में क्वालिटी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी होती है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ अलील होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ अलील, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ अलील होते हैं। जैसे ये एक ही है, इसके अंदर ये टॉल है और ये डिवार्फ है, जिसके अंदर क्वालिटी तो आ जाएगी टॉल है, प्लांट है वो भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ अलील हो। अलील किसको बोलते हैं? कैपिटल को, स्मॉल को, जो हमें कुछ ना कुछ दर्शाता है, दिखाता है कुछ ना कुछ, उसको क्या कहते हैं हम? अलील बोलते हैं। अब जिसमें एक ही प्रकार के अलील है उसको होमोजाइगस, और जिसमें डिफरेंट अलील है, डिफरेंट काइंड ऑफ अलील है, उसको हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। अपने पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिनमें से अपने किसी भी कैरेक्टर को स्टडी करना है। अब इसके अंदर हमने किया था मोनो में टॉलनेस का, टॉलनेस एंड डिवार्फनेस। तो इसमें हमने क्या किया था? पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। जो मोनोहाइब्रिड होता है उसके अंदर हमने सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करना है, तो इसमें हमने टॉलनेस और डिवार्फनेस को स्टडी किया था। जो डाइहाइब्रिड होता है, डाई मतलब डबल, तो इसमें हमने 2 कैरेक्टर, इसमें सिंगल कैरेक्टर होता है। पिछले लेक्चर में कल इसके बारे में अपने पढ़ा था, और इसके अंदर क्या होता है? 2 कैरेक्टर स्टडी होते हैं, जिसमें 2 कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है अपने पास, उनमें से किसी 2 की हमने स्टडी करनी है। और इसमें सिंगल, जो हमने कल किया था पिछले लेक्चर में, टॉल के लिए किया था। कोई कर लो, पहली जनरेशन में जे कैपिटल टी है और जे स्मॉल टी, जे डिवार्फ है, जे टॉल है। जब इनकी स्टडी की थी हमने फर्स्ट जनरेशन में, तो अपने पास ये केस बने थे।
पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है। तो ये 4 केस हमारे पास बने जिसके अंदर चारों क्या थे, टॉल बन गए थे, चारों टॉल बने थे, चारों के चारों टॉल थे। लेकिन इनमें एक हिडन कैरेक्टर था जो स्मार्ट टी था, ड्वार्फ वाला, वो सब में है, वो सब में था। जो हिडन कैरेक्टर था स्मार्ट टी वो सब में है। तो हमारा जैसे कल क्वेश्चन था कि मान लो मदर की आई बॉल का ब्लैकिश कलर है और फादर की आई बॉल का कलर भी ब्लैकिश है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चा हुआ उसका कलर क्या था, उसकी आई बॉल का, वो ब्राउनिश था। तो वो उसका जो फैमिली ट्री था उसमें किसी ना किसी कैरेक्टर के ब्राउनिश आई बॉल थी। उसी तरह जो हिडन टैलेंट है, हिडन कैरेक्टर है, वो क्या हम इनकी दोबारा स्टडी करते हैं जब हम टीटी, तब इनसे जो केस बनते हैं वो ये बनते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में आके उसने एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया जिसमें वो डवार्फ था। इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। अब इसी को हम डाइहाइब्रिड में काउंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसके अंदर 2 कैरेक्टर स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर जो 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हम कर रहे हैं पहला उसकी शेप, राउंड और रिंकल्ड की शेप राउंड है या रिंकल्ड है। सेकंड जो कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इसका कलर, की कलर क्या उसका येलो है या ग्रीन है। जो ये फर्स्ट वाले हैं ये क्या है, डोमिनेंट है, और जो ये वाले हैं ये है रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर सकता है, डोमिनेंट करता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। अब राउंड के लिए अपने आर लिया कैपिटल और रिंकल्ड के लिए लिया हमने स्मॉल आर। ये राउंड की स्टडी करेगा, ये रिंकल्ड की करेगा। क्योंकि हम डाइहाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर पड़ेंगे डाइहाइब्रिड के अंदर, एक तो कलर, दूसरा शेप। अब क्या है, जो ये शेप है इसकी ये राउंड है, गोल है, और इसकी स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड है। इसी तरह फिर कलर, जो कैपिटल वाई है ये क्या है, येलो के लिए है, और जो स्मॉल वाई है ये ग्रीन। अब जैसे हमारे पास 4 केस पहले रहते हैं, ये चारों केस की स्टडी हम करते हैं डबल में, डाइहाइब्रिड में, कि हमने दोनों को ये देखना है कि उसकी शेप क्या आ रही है और शेप के साथ उसका कलर क्या है। तो हमारे पास 4 कंडीशन बन जाएगी, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 तरह के हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाएंगे, 4 तरह की शेप आएगी। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं इसको टेबल के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, दोनों कैपिटल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल, और दोनों स्मॉल। तो ये 4 कैपिटल आ गए, दोनों कैपिटल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल, और दोनों स्मॉल। इसी तरह की सेम रेशियो से देखो, ये 4 तरह के कैरेक्टर हैं। अब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, आर आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल ई बनेगा। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे
तो क्या बन गया आर आर वाई वाई। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया आर आर वाई वाई। फिर इसके साथ क्रॉस किया आर आर वाई वाई। इसी तरह सेकंड को उठा के क्रॉस करेंगे आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर फिर इस तरह नेक्स्ट फिर लास्ट सिंगल केस मिलेगा जिसमें सारे स्मॉल आते हैं, जिसके अंदर सारे स्मॉल आते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था जो कैपिटल आर है वो क्या राउंड के लिए, जो स्मॉल आर है वो रिंकल के लिए, कैपिटल वाई है वो येलो के लिए और स्मॉल वाई है वो ग्रीन के लिए। और इसमें जे कैपिटल जो टर्म है ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो अब देखें, अब आर कैपिटल मीन्स राउंड, बाई कैपिटल मीन्स राउंड जेल, आर कैपिटल मीन्स राउंड, बाई कैपिटल क्योंकि स्मॉल वाई भी है और कैपिटल वाई भी है, लेकिन जो कैपिटल वाई है वो क्या डोमिनेंट है और स्मॉल वाई वो रिसेसिव है। और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है, ओनली एक ही कंडीशन में, जब डोमिनेंट ना हो। तो ये कैपिटल वाई जेल, राउंड जेल, राउंड जेल, कैपिटल आर मीन्स राउंड, वाई मीन्स जेल, कैपिटल आर मीन्स राउंड। और जहां स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल वाई किसके लिए, स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई राउंड जेल, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई जेल, राउंड जेल, राउंड जेल। फिर आ गया कैपिटल आर मीन्स राउंड, स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन, कैपिटल आर मीन्स राउंड, स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन। फिर आ गया बेटा स्मॉल आर और कैपिटल वाई है। स्मॉल आर मीन्स क्या था, स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड और वाई मीन्स जेलो, रिंकल्ड जेलो, रिंकल्ड जेलो। फिर स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड और कैपिटल वाई मीन्स रिंकल्ड जेलो। फिर स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड और स्मॉल वाई मीन्स रिंकल्ड ग्रीन। अब अपने पास चार कंडीशन आई। पहली कंडीशन आई राउंड जेलो,
दूसरी कंडीशन है अपने पास राउंड ग्रीन। तीसरी कंडीशन है अपने पास रिंकल्ड येलो। और चौथी कंडीशन है रिंकल्ड ग्रीन। अब काउंट करो राउंड येलो। राउंड येलो वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने हैं? 9। और राउंड ग्रीन 1 2 3। फिर रिंकल्ड येलो 1 2 3 और रिंकल्ड ग्रीन ओनली 1। तो इसको लिखते हैं 9:3:3:1। 9:3:3:1। ये है डाईहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट टर्म में डाईहाइड्रेट क्रॉस। डाईहाइड्रेट क्रॉस मींस जिसमें 2 कैरेक्टर्स हमने 2 कैरेक्टर्स कौन से किए? एक तो इनका कलर और एक इनकी शेप, राउंड है या रिंकल्ड है, कलर येलो है या ग्रीन है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है अपना सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पता है कि जो पेरेंट होते हैं मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे को 46 क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। इसी तरह मेल के अंदर 23 पेयर्स और इसी तरह फीमेल के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसके अंदर जो इसकी रेशियो होती है वो होती है 20 क्रोमोसोम, जिसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं, ऑटोसोम बोल देते हैं। 20 प्लस एक होता है जेंडर के लिए, मेल के अंदर होता है वो XY, जिसको हम सेक्स हार्मोन बोल देते हैं, सेक्स हार्मोन। इसी तरह फीमेल के अंदर 22 प्लस XX, जिसको हम सेक्स हार्मोन बोल देते हैं। जो मेल होता है उसके अंदर X और Y मेल होता है। एक जो सिंगल सेक्स हार्मोन है वो X और Y होता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर जो सिंगल सेक्स हार्मोन है वो XX होता है। जो अपनी इंडियन सोसाइटीज है इसके अंदर ये ज्यादा यकीन किया जाता है कि मान लो किसी की लड़की हुई है तो उसमें फीमेल का पार्ट है। अदरवाइज इसमें क्या केस पड़ेंगे? इसमें 4 केस क्या क्या बनते हैं वो देखो पहले। जहां से X, जहां से X, जहां से X, जहां से X, जहां से Y, जहां से X, जहां से Y, जहां से X। तो मीन्स क्या है? ये दोनों क्या है? फीमेल के लिए मीन्स गर्ल चाइल्ड के लिए, और ये दोनों बॉय के लिए 50-50% चांस होते हैं, मेल और फीमेल कि आगे बॉय होगा या गर्ल होगा। 50-50% रेशो होती है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? अब जो फीमेल है, फीमेल के पास तो XX ही है, दोनों जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स हार्मोन है उसके पास वो XX है। जबकि जो मेल है, मेल के पास क्या है? वो X और Y है। अगर X, अब देखो जो एग होता है फीमेल में क्या होता है? एग होता है, एग तो सेम ही होता है, लेकिन जो मेल है, मेल में स्पर्म होता है वो होता है X और Y, ठीक है। अब अगर उसका मेल का X जो स्पर्म है, X क्रोमोसोम है, X सेक्स हार्मोन है, वो फीमेल के एग से फर्टिलाइज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आगे लड़की होगी, गर्ल होगी। अगर वो Y सेक्स हार्मोन एग के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, एग को Y क्रोमोसोम कर रहा है, Y सेक्स हार्मोन कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो मेल होगा।
ठीक है। जो इंडियन सोसाइटी है अपने उसमें ये माना जाता है कि अगर सुनते हैं हम आज भी कई ऐसे इलिटरेट पर्सन हैं, अगर मान लो कई बार किसी के 2-3 लड़कियां होगी तो वो उसके लिए जिम्मेवार फीमेल को ठहराते हैं, जबकि फीमेल का कुछ ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो एग है, एग तो सेम ही होता है, जबकि स्पर्म है, स्पर्म में एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, ओके।